तो इलेक्ट्रिशियन में जितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन जहां से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को आज हम स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से हम देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो पहला क्वेश्चन है इसमें, परिपथ में किसी बिंदु को पार करने के लिए 40 कूलाम के आवेश को कितना समय सेकंड में लगेगा यदि बिंदु के माध्यम से बहती विद्युत धारा कितनी है, यहां पे 8 एम्पीयर है। ठीक है, तो यहां पे देखो सबसे पहले अगर मैं पूछूं इसमें आपको कि इसमें जो आवेश है उस आवेश का मान कितना दिया है। देखो आवेश का मतलब क्या होता है, चार्ज होता है यानी क्यू होता है। तो इसमें कितना दिया है, तो इसमें दिया है 40 कूलाम, 40 कूलाम। और इस कूलाम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, सी होता है। उसके बाद में इसमें विद्युत धारा, विद्युत जो धारा है यानी इसमें जो आई का मान है वो कितना दिया है, तो वो दिया इसमें 8 एम्पियर। कितना दिया है, 8 एम्पियर यहां पे देखो। उसके बाद में इसमें हमें क्या बताना है, टाइम बताना, यानी हमें सी ज्ञात करना है, यानी टाइम क्या होगा। अब देखो Q बराबर क्या होगा, Q बराबर होता है I इंटू क्या होता है, T होता है। अब जो Q होता है, इस Q का मतलब क्या होता है, तो आवेश होता है। I का मतलब क्या होता है, धारा, और T का मतलब क्या होता है, समय होता है। अब इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, T ज्ञात करना है। तो T बराबर क्या लिखेंगे, T बराबर लिखेंगे 40 बटे में कितना करेंगे 8, तो बराबर में आ जाएगा अपने पास में 5 सेकंड। क्या होगा, 5 सेकंड। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा मैंने आपको डिटेल से बताया है और प्रत्येक क्वेश्चन को हम डिटेल से और स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक 40 ओम के प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान एम्पियर में क्या होगा जब प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना है, 20 वोल्ट है। अब इसमें प्रतिरोध, अब प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है भाई, आर होता है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो प्रतिरोध का मान कितना है, 40 ओम है, 40 ओम। और विभवांतर, विभवांतर का प्रतीक क्या होता है, तो V होता है। और इसका जो मान है इसमें कितना दिया है, 20 वोल्ट दिया है। और इसमें जो धारा है, करंट है, यानी जो I है, इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब I बराबर क्या होता है, देखो I बराबर होता है V बटा क्या होगा, यहां पे R हो जाएगा। तो I बराबर यहां पे V का मान कितना है, तो V का मान देखो यहां पे कितना है, 20। तो यहां पे 20। R का मान क्या है, तो R का मान यहां पे देखो कितना है, 40। तो यहां पे कितना, 40 ओम। ठीक है, तो अब यहां पे कितना होगा, तो I का मान जो होगा 0.5 एम्पियर। क्या होगा, 0.5 एम्पियर, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थैतिक बिजली किससे उत्पन्न होती है। स्थैतिक बिजली जो होती है ये किससे उत्पन्न होती है। अब ए ऑप्शन है यहां पे रासायनिक अभिक्रिया से, नहीं होती है भाई। घर्षण से, ये सही हो जाएगा। प्रेरण से, ये नहीं होगा। घर्षण और प्रेरण दोनों से, दोनों से हो जाएगा भाई, सही होगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर डी ऑप्शन में देखो, अगर इसकी जगह कोई और ऑप्शन आता
जैसे इनमें से कोई नहीं, तो फिर कौन सा करते हैं हम, बी ऑप्शन सही करते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आ गया घर्षण और प्रेरण दोनों, तो इसमें दोनों वाला सही होगा भाई, ध्यान रखना ना। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो स्थैतिक बिजली या फिर स्थिर आवेश के लिए पूछे कि इसका जो उत्पादन होगा, ये जो उत्पन्न होती है किस कारण से होती है भाई, घर्षण के द्वारा। ठीक है, तो घर्षण और प्रेरण दोनों के द्वारा। तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो आवेशित निकायों में एक समान हो तो उनमें से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो बताओ यहां पे देखो, ए ऑप्शन है वर्दी नहीं होगा, क्षमता यानी कैपेसिटी नहीं होगा भाई, करंट यानी जो विद्युत धारा ये भी नहीं होगा। यहां पे सही हो जाएगा पोटेंशियल, यानी यहां पे हो जाएगा विभव हो जाएगा। ये कह रहा है यदि दो आवेशित निकायों में, तो यहां पे मैं ये ए पॉइंट ले लेता हूं, ये प्रतिरोध है और ये यहां पे बी पॉइंट है। अब ये कह रहा है एक समान हो तो, जैसे मान लो यहां पे मैं रख देता हूं 5 वोल्ट और यहां भी 5 वोल्ट, तो उसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इसमें जो प्रवाहित धारा होगी बताओ क्या होगी, तो प्रवाहित धारा होगी इसमें 0 होगी। ठीक है, प्रवाहित नहीं होती है, तो यहां पे विभव यानी इधर भी विभव समान है और इधर भी विभव समान है, तो उसमें जो धारा का प्रवाह होगा यानी नहीं होगा। ठीक है, आई बराबर क्या होगा 0, इसीलिए यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, यहां पे है कूलाम में इलेक्ट्रिक चार्ज कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है। कूलाम में इलेक्ट्रिक, अब देखो आवेश जो ज्ञात करने का सूत्र होगा, तो Q बराबर क्या होता है, N इंटू क्या होता है, E होता है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करें इसमें, देखो कूलाम में इलेक्ट्रिक चार्ज कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है, यानी इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, N का मान हमें ज्ञात करना है। तो N बराबर क्या होता है, Q बटा क्या होता है भाई, E होता है। अब Q का मान इसमें कितना है, अब देखो इसमें दिया है, इसका मान नहीं दिया इसमें कूलाम का, तो जब भी इसमें कूलाम का मान नहीं दे तो आपको वहां पे मानना है 1 कूलाम का मान। कितना मानना है, 1 कूलाम, क्योंकि इसमें दिया ही नहीं है कि कितना कूलाम रखना है, तो यहां पे हम कितना मानेंगे, 1 कूलाम मानेंगे। बटा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो -1.6 गुणा 10 की घात कितना होता है, माइनस का 19 कूलाम होता है। तो इसका चार्ज यहाँ पे क्या करते हैं, हम रख देते हैं, तो 1.6 गुणा 10 की घात कितना, माइनस का 19 कूलाम। ठीक है, अब ये जो 10 की पावर माइनस का 19 है, इसको नीचे से ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 19। कितना हो जाएगा, प्लस का 19। अब संख्या हमारे पास में क्या बची है, ये वाली बची है। अब 1.6 का भाग किसमें दोगे, 1 में, तो 1.6 का भाग 1 में नहीं जाएगा, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से 1 0 क्या लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 की जगह अब क्या हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या क्या हो गया हमारे पास में, 10 बटा क्या हो गया, 1.6, यही हुआ। अब देखो यहाँ पे 1.6, इस पॉइंट को हटा दो, यहां से पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पे 1 0 और लग जाएगी। अब जो संख्या हमारे पास में बची है, जो संख्या बनेगी अपने पास में, वो बनेगी 100 बटा 16। अब 16 का जो भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 6 बार जाएगा भाई। कितनी बार जाएगा, 6 बार। ठीक है, उसके बाद में कितना बचा पीछे, 4। अब 4 बटा कितना हो गया, 16। 16 का भाग 4 में नहीं जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद में यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, 2 बार गया, पीछे बचा 8। अब 8 बटा 16 हो गया, तो इसका भाग इसमें देंगे तो नहीं जा रहा, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो 80 हो गया। अब पूरा पूरा भाग चला गया, तो 6.25 गुणा 10 की घात, यहाँ पे 18 होगा भैया ना, 1 0 ले लिए यहाँ से, तो यहाँ से
यहां पे हो जाएगा 18 हो जाएगा भाई, यहां पे 18 इलेक्ट्रॉन। तो 6.25 यानी 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, ये हमारी संख्या निकल के आ गई है। अब देखो, जब भी पूछे आपको एक कूलाम के लिए पूछे कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 6.24 गुणा 10 की घात कितना 18 इलेक्ट्रॉन होता। अगर ये नहीं मिले तो यहीं पे 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें देखो हमारा ए वाला जो है, ए वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ए वाला, क्योंकि देखो सी में है 8 तो ये 8 वाला नहीं होगा, इसमें भी 8 है, ये भी नहीं होगा। अब यहां पे है 6.242, इसको थोड़ा खोल दिया भाई इसमें, है ना, तो यहां पे है 10 की पावर 8, तो ये भी हमारा नहीं होगा। हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन ही यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है? विद्युत विभव की, अब विद्युत विभव की जो इकाई होती है क्या होती है भाई? वोल्ट होती है। तो वोल्ट हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे जो आवेश है, आवेश का क्या होता है भाई? कूलाम होता है। किसका होता है? आवेश का होता है। और ओम जो होता है ये किसका होता है? प्रतिरोध का, यानी रेजिस्टेंस का। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, जो इकाई होती है, वो क्या होती है भाई? ओम होती है। सीमेन किसकी होती है भाई? चालकता की होती है। किसकी होती है? चालकता की। और कूलाम जो है ये किसका हो जाएगा भाई? आवेश का हो जाएगा, यानी चार्ज का हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब ए ऑप्शन यहां पे है, असमान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। असमान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। असमान आवेश का मतलब क्या हो गया? देखो, सबसे पहले मैं बताऊं, मेरे पास में मान लेते हैं दो आवेश है, एक ये धनावेश है और एक ये धनावेश है, या फिर ऋणावेश और ये एक ऋणावेश। ठीक है, अब ये जो आवेश है ये है भाई समान प्रकार के, समान प्रकार के, समान प्रकार के आवेश। अब जो ये समान प्रकार के आवेश है, इनके बीच हमेशा क्या होगा? तो प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। उसके बाद में असमान आवेश, असमान आवेश का मतलब क्या हो गया? कि एक हो धनावेश दूसरा हो ऋणावेश, या फिर पहला ऋणावेश दूसरा क्या हो? धनावेश। तो इनके बीच क्या होता है? इनके बीच होता है आकर्षण। तो ये हो गया असमान, असमान है ना। एक सेकंड भी, असमान प्रकार के आवेशों के बीच क्या होता है? तो इनके बीच क्या होता है भाई? आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। ए ऑप्शन देखो हमारा, कि असमान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। बताओ ए हमारा सही होगा कि नहीं होगा? अब असमान देखो, ये है हमारा असमान, कौन सा? ये असमान। तो ये असमान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, तो प्रतिकर्षित नहीं करते हैं भाई, आकर्षित करते हैं। आकर्षण करते हैं, इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा। बी ऑप्शन को देखते हैं, समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये देखो भाई, ये है हमारा समान प्रकार के आवेश। अब ये करा समान पर आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित नहीं करते हैं भाई, प्रतिकर्षण करते हैं। यहां पे मैंने बता दिया आपको पहले ही। सी ऑप्शन है, दो असमान आवेशों के मध्य कोई बल नहीं होता है भाई, होता है। ठीक है, दो असमान आवेशों के बीच
आवेशों के मध्य कोई बल नहीं होगा, या तो आकर्षण बल होगा या फिर प्रतिकर्षण बल होगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब बचा कौन सा? डी ऑप्शन बचा, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। दो समान आवेशों के बीच एक प्रतिकर्षण बल मौजूद होता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने बता दिया था यहाँ पे आपको। ठीक है, तो दो समान आवेशों के बीच एक प्रतिकर्षण बल मौजूद होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे F बराबर क्या होता है? तो F बराबर हो जाएगा यहाँ पे देखो Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा? R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R गुणा Q1 Q2 और बटे में R स्क्वायर। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद में करते हैं अगला क्वेश्चन। एक परमाणु और एक आयन में क्या अंतर होता है? एक परमाणु और एक आयन में क्या अंतर होता है? देखो, एक परमाणु और एक आयन में क्या अंतर होता है? तो आयन जो होता है हमेशा आवेशित कण होते हैं। आयन हमेशा आवेशित कण होते हैं, जबकि परमाणु पूर्ण रूप से क्या होता है भाई? उदासीन होता है। उदासीन होता है। अब देखते हैं ए ऑप्शन को। देखो, आयन में हमेशा तत्व के परमाणु से अधिक द्रव्यमान होता है, ये ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा। आयन उदासीन कण होते हैं, जबकि परमाणु हमेशा धनात्मक आवेश होता है, नहीं होगा भाई बी ऑप्शन में। आयन हमेशा आवेशित कण होते हैं, जबकि जो परमाणु है पूर्ण रूप से क्या होते हैं? ये उदासीन होते हैं, ये हमारा सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन है आयन केवल द्रव विलयन में मौजूद रह सकते हैं, ये भी हमारा नहीं होगा। कौन सा होगा? हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। उसके बाद में करते हैं अगला क्वेश्चन। खोखले संचालक गोले के भीतर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है? तो खोखले संचालक गोले के भीतर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है भाई? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। तो यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। यदि एक परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह क्या बन जाता है? तो विद्युत उदासीन, या फिर विद्युत धनात्मक, या फिर विद्युत ऋणात्मक, या फिर उदासीन। विद्युत धनात्मक सही हो जाएगा भाई बी ऑप्शन। यानी एक इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन खोता है, यानी एक कोई छड़ है और उस छड़ में से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो छड़ क्या होती है? धनावेश होती है। जैसे मेरे पास में ये एक है छड़, ठीक है, इस छड़ में क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन है। इस छड़ में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो ये जो छड़ होगी ये क्या होगी भाई? धनावेशित। अगर इस छड़ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश या फिर ग्रहण करते हैं तो ये जो छड़ होगी क्या हो जाएगी? ऋणावेश हो जाएगी। तो यहाँ पे एक परमाणु है, एक या अधिक से इलेक्ट्रॉन खोता है यानी बाहर निकल जाता है तो वह क्या बन जाता है? तो विद्युत धनात्मक, यानी हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
स्थिर परमाणु का आवेश क्या होगा? स्थिर परमाणु का आवेश क्या होगा? ए ऑप्शन है आवेश रहित, बिल्कुल सही होगा। धनात्मक या ऋणात्मक आवेश नहीं होगा भी। उसके बाद है नेगेटिविटी चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश, ये भी नहीं होगा। और यहां पे हो जाएगा धनात्मक आवेश, ये भी नहीं होगा भाई। करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि इस स्थिर परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है। धनात्मक आवेश किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर आता है, जबकि ऋणावेश किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में आता है। तो परमाणु जो होता है क्या होता है भाई? उदासीन होता है। तो आवेश रहित का मतलब ही क्या होता है भाई? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। तो यानी कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालक गोले के अंदर हमेशा स्थिर रहता है। चालक गोला के अंदर हमेशा स्थिर रहता है, क्या होता है भाई स्थिर? तो विभव, आवेश या विद्युत फ्लक्स घनत्व या फिर धारा। यहां पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन यानी विभव। क्या होगा? विभव यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो यहां पे देखो, गोले के अंदर सभी जगह विभव का मान हमेशा समान रहता है, जबकि विद्युत तीव्रता का मान क्या होता है भाई? शून्य। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। उसके बाद में करते हैं अगला। एक कूलाम आवेश में जमा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? एक कूलाम आवेश में जमा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? अब देखो, सबसे पहले 1 एम्पियर, एक एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित किए जाने पर स्थानांतरित आवेश की मात्रा क्या होगी? कूलाम। होती है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। देखो क्वेश्चन में पूछा है एक कूलाम आवेश में जमा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। अब देखो एक कूलाम, तो Q बराबर क्या होगा? तो N इंटू क्या होगा भाई? E होगा। ठीक है, और N हमें क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें निकालनी है। तो N बराबर क्या होगा? तो Q बटा क्या होगा? E होगा। अब इसमें जो Q का मान है, Q का मान कितना? इसमें 1 कूलाम। कितना है? 1 कूलाम। यहां पे देखो, तो 1 कूलाम बटा यहां पे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो -1.6 गुणा 10 की घात कितना? -19। नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +19
और संख्या अपने पास में ये बची अभी। ठीक है, अब यहां पे देखो 1.6 और ऊपर है 1, तो 1/1.6 का भाग इसमें नहीं जा रहा, तो इसका मतलब यहां पे लगेगा 0। नहीं जा रहा तो क्या लगेगा? 0। उसके बाद में यहां पे लगा सकते हैं पॉइंट, यहां पे पॉइंट, तो यहां पे लग जाएगी 0। उसके बाद में यहां से इसको हटा दो पॉइंट को, तो यहां भी एक 0 लग जाएगी। अब संख्या हमारे पास में क्या हो गई? 100/16 हो गई। तो 16 का भाग 100 में दोगे कितनी बार जाएगा भाई? 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 बार। पीछे कितना बचा अपने पास में? 4, तो 4/16। अब 16 का भाग 4 में नहीं जा रहा तो 0 लगाओ, तो 40 यानी 2 बार गया। पीछे कितना बचा? 8, तो 8 बटा कितना हो गया? 16, तो फिर एक 0 लगाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा पूरा भाग चला गया 5 बार। ठीक है, तो संख्या अपने पास में क्या आई? 0.625 गुणा 10 की घात कितना? 19 गुलाम। ठीक है, हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन होगा यहाँ पे। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित गोलाकार कंडक्टर के भीतर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है? और यह क्वेश्चन मैंने अभी पहले भी आपको करवाया था। तो एक आवेशित गोलाकार कंडक्टर के भीतर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है? 0 होती है। यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन में होता है, एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें क्या होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन देखो ऋणात्मक आवेश या नियत धनात्मक आवेश या परिवर्ती धनात्मक आवेश या इनमें से कोई नहीं। तो एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें क्या होता है भाई? ऋणात्मक आवेश होता है। यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। किसकी बात कर रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन की। तो जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो होता है भाई ऋणावेश, यानी नेगेटिव चार्ज। और इस आवेश का जो मान होता है कितना होता है? तो -1.6 गुणा 10 की घात -19 गुलाम होता है। या फिर अगर ये नहीं मिले एग्जाम में तो 1.602 गुणा 10 की घात 10 की घात -19 गुलाम। ये तो कई एग्जाम में यह आता है और कई एग्जाम में ये वाला आता है। ठीक है, दोनों ही सही होंगे। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो नेगेटिव होता है यानी ऋणावेश होता है। और मान कितना होता है? तो यहाँ पे मैंने दोनों ही आपको करवा दिया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत प्रवाह को वर्गीकृत किया जा सकता है। विद्युत प्रवाह को वर्गीकृत किया जा सकता है। चालन विद्युत प्रवाह है, विस्थापन विद्युत प्रवाह है, संवहन विद्युत प्रवाह है, चालन संवहन और विस्थापन विद्युत प्रवाह है। ये वाला सही हो जाएगा, डी वाला। कौन सा होगा? डी वाला यहां पे सही हो जाएगा। अब देखो यहां पे है ना चालन, चालन विद्युत धारा, चालन विद्युत धारा, इसका मतलब क्या हो गया? देखो किसी चालक में, किसी चालक में जब आवेश का प्रवाह है एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है तो उसे क्या कहते हैं? चालन विद्युत
धारा कहते हैं। उसके बाद में है विस्थापन। विस्थापन विद्युत प्रवाह है। इसका मतलब क्या हो गया? विस्थापन विद्युत प्रवाह, विस्थापन विद्युत प्रवाह तभी होता है जब विद्युत क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित होता है। और अगला है संवहन विद्युत प्रवाह है। जब धारा का प्रवाह है किसी विद्युत रोधी पदार्थ से द्रव या निर्वात से होता है तो उसे संवहन विद्युत प्रवाह कहते हैं। इसलिए कौन सा होगा यहां पे? चालन, संवहन, विस्थापन, विद्युत प्रवाह, यानी डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 जूल प्रति कूलाम कहलाता है। 1 जूल प्रति कूलाम कहलाता है तो यहां पे हो जाएगा 1 वोल्ट। क्या होगा? 1 वोल्ट, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अनंत से किसी बिंदु तक किसी यूनिट चार्ज को लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। तो यहां पे हो जाएगा 1 वोल्ट, यानी हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो वोल्ट की इकाई जूल प्रति कूलाम भी होता है, यह भी ध्यान रखना भैया ना। चलो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो एक परमाणु का संयोजक कोष धारण कर सकता है तो 6, 18, 8 या फिर 2? 8 हो जाएगा भाई। यहां पे कितना होगा? 8, यानी बी ऑप्शन। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो एक परमाणु का संयोजक कोष धारण करता है वह 8 होता है, है ना। तो किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और संयोजी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा क्या होती है भाई? अधिक होती है। इसीलिए कितना होगा? 8, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। यदि एक चालक से 60 सेकंड में 120 कूलाम आवेश प्रचालित होता है तो चालक में प्रवाहित धारा क्या होगी? चालक में प्रवाहित धारा क्या होगी? तो देखो, धारा बराबर क्या होता है? तो धारा बराबर होता है चार्ज। चार्ज का मतलब क्या हो गया? आवेश। तो आवेश बटा क्या होता है भाई? समय होता है। क्या होता है? समय। अब आई यानी धारा का मतलब क्या हो गया? आई। चार्ज यानी आवेश, आवेश बटा समय होता है ना भाई। तो चार्ज का मतलब क्या हो गया? Q, और समय का मतलब क्या हो गया? T। अब इसमें
पूछा क्या है, तो चालक में प्रवाहित धारा क्या होगी, यानी आई का मान पूछा है। अब क्यू का मान इसमें कितना है, तो क्यू का जो मान है इसमें कितना दिया है, 120 कूलाम। और जो टी है, इस टी का कितना दिया है भाई, 60 सेकंड। ठीक है, और आई का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहां पे Q का मान कितना रखेंगे, 120 बटे में जो T है इसका मान कितना रखेंगे, 60। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, तो यहां पे हो जाएगा 2 एम्पियर। कितना होगा, 2 एम्पियर, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। दो आवेशित कणों के मध्य आकर्षण का बल है, यानी दो आवेशित कणों के मध्य आकर्षण का बल है। आवेश की मात्रा के पूर्णतया समानुपाती, बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में आवेश की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, ये नहीं होगा। आवेशित कणों के आकार के पूर्णतया समानुपाती नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा, ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो दो आवेशित कणों के मध्य आकर्षण बल का मान आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलो मैं आपको लिखवा देता हूं यहां पे। देखो, दो आवेशित कणों के मध्य आकर्षण बल का मान आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यानी F बराबर क्या होगा, तो F बराबर होता है 1 बटा क्या होगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा Q1 और यहां पे हो जाएगा Q2 और यहां पे हो जाएगा D2। ये वाला एक फॉर्मूला बनेगा यहां पे, है ना। चलो जी, तो यहां पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। कूलम नियम में स्थिरांक, यहां पे है K, उसके बाद में है मीटर प्रति फेरड का मान क्या होता है। क्या पूछा इसमें, मीटर प्रति फेरड का मान क्या होता है। चलो देखो, F यहां पे Q1 और यहां पे हो जाएगा Q2 और बटे में क्या हो जाएगा, D2 या फिर R²। ठीक है, तो F बराबर क्या होगा, तो F बराबर यहां पे हो जाएगा K। ठीक है, K Q1 Q2 बटा D²। अब देखो जो K है, K बराबर क्या होता है, K का मान क्या होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 बटा क्या होगा, तो 4 पाई गुणा 8.54 गुणा कितना, 10 की घात -12। ठीक है, तो K बराबर क्या होगा, तो 9 गुणा में क्या हो जाएगा, 10 की पावर 9 हो जाएगा। तो K का मान यहां पे क्या आया, 9 गुणा
10⁻9। बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन होगा भाई? डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम आवेश रहता है। एक सर्किट में 1 एम्पियर धारा का प्रवाह हो रहा है। इस परिपथ में 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो रहे हैं? अब देखो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है इसमें कितना दिया है, तो ई का जो मान है इसमें कितना दिया है, तो 1.6 गुणा 10⁻−, का कितना दिया भाई? 19 गुलाम दिया है। उसके बाद में यहाँ पे जो आई है, आई का मान इसमें कितना दिया है, तो 1 एम्पियर। कितना दिया है? 1 एम्पियर, यहाँ पे देखो। उसके बाद में टी, टी का मतलब क्या हो गया भाई? समय। तो समय का मान इसमें कितना दिया है? 1 सेकंड। यहां पे देखो 1 सेकंड। तो हमारे पास में Q बराबर I इंटू क्या होगा भाई? T होगा। तो Q हमें ज्ञात करना है, तो Q बराबर I का मान इसमें कितना है, तो 1 इंटू T का मान कितना है, तो 1, बराबर में कितना होगा, तो बराबर में हो जाएगा यहां पे 1 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है भाई? इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखो फॉर्मूला होता है अपने पास में Q बराबर N इंटू क्या होता है? E होता है। अब यहां से हमें क्या निकालना है? N का मान निकालना है। तो N को यहां बाहर ले आएंगे, तो N बराबर क्या होगा, तो Q बटा में क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। अभी यहाँ पे Q का मान कितना है, तो यहाँ पे हमने निकाला था Q का मान। तो Q का मान यानी Q का मतलब क्या हो गया? चार्ज यानी आवेश। तो 1 बटा इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुणा 10⁻−19 होता है। ठीक है, अब यहां पे ये जो 10⁻−19 है, नीचे से ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा +19। ठीक है, अब संख्या हमारे पास में ये बची है 1 बटा 1.6। अब 1.6 और ऊपर कितना है? 1। देखो 1 बटा कितना अपने पास में? 1.6। अब इसका भाग इसमें देंगे तो 1.6 का भाग 1 में नहीं जा रहा, तो यहां पे लगेगी भाई 0। ठीक है, तो बराबर में यहां पे क्या लग जाएगी? 0। उसके बाद में यहां पे लगेगा पॉइंट, उसके बाद में यहां पे हम 0 लगा सकते हैं, और यहां पे पॉइंट लग रहा है तो इस पॉइंट को हटा देंगे तो 1 0 और लग जाएगी यहां पे। तो हमारे पास में संख्या क्या हो गई? 100 बटे में क्या हो गया भाई? 16। 100 बटा कितना हो गया? 16 हो गया। अब 16 का भाग 100 में कितनी बार जा रहा है, तो यहां पे तो लग गया पॉइंट। ठीक है, तो 16 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा भाई। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे 6। कितना बचा पीछे? 16 6 6 में 4 बच गए। फिर नहीं जा रहा तो यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब 40 बटे में क्या हो गया? 16। 16 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। उसके बाद में कितना बच गया अपने पास में? 8, और 8 यानी यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 5 बार, यानी हमारे पास में संख्या क्या आई? 0.625 गुणा 10⁻19। अब 10⁻19 जो है, ये बताओ प्लस का हो गया या माइनस का? तो ध्यान रखना भाई, प्लस का होगा, माइनस का नहीं होगा। ठीक है, माइनस का यहाँ पे था बटे में, तो बटे में से किसमें भेज दिए थे? ऊपर, तो यहाँ पे प्लस का हो गया। बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला हमारा सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। क्लियर है? पूरा मैंने डिटेल से आपको बता दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा हमेशा प्रवाहित होती है, धारा जो होती है हमेशा प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में। बिल्कुल सही होगा। इलेक्ट्रॉन के समान दिशा में नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन प्रवाह है पर निर्भर नहीं करता है, यह भी नहीं होगा। और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, हमारा ए होगा भाई। कौन सा होगा? ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। देखो धारा हमेशा जो होती है इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, यानी जो धारा होती है, यानी जो करंट होती है, ये धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, ऋणात्मक की ओर क्या होती है भाई? प्रवाहित होती है।
जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ऋणात्मक से धनात्मक की ओर क्या होते हैं भाई, प्रवाहित होते हैं। यानी धारा अगर इधर बहेगी तो इलेक्ट्रॉन इधर बहेंगे भाई। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए भाई, विपरीत। ठीक है, विपरीत। तो यानी हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो धारा का प्रवाह हमेशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होता है। यानी, और धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर, धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। या फिर इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। तो यहां पे कौन सा होगा हमारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी चालक में विद्युत की चालकता किसके द्वारा होती है, किसी चालक में विद्युत की चालकता किसके द्वारा होती है। तो ए ऑप्शन यहां पे है प्रोटॉन, बी है न्यूट्रॉन, या फिर सीमित बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स सही हो जाएंगे भाई, यानी हमारा डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो किसी चालक में जो विद्युत की चालकता होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होती है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पर कौन सा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। और इसका मान कितना होता है, तो -1.6 गुणा 10 की घात कितना होता है, माइनस का 19 कूलम होता है। या फिर -1.602 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम होता है। और अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन का आवेश कैसा होता है, वह धनावेश, धनावेश। और इसका आवेश का मान क्या होता है, तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम होता है। अगर ये नहीं मिले तो 1.602 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम होता है। ठीक है, उसके बाद में एक होता है अपने पास में न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो है इसका पूछता है भाई आवेश, तो ये उदासीन होता है, यानी इस पर कोई भी किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, उदासीन होता है। क्लियर है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो किसी चालक में जो प्रवाहित विद्युत होती है किसके द्वारा होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण। और इलेक्ट्रॉन कौन से, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन से कम, ये होते हैं भाई फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या 4 से कम। पूछे निम्नलिखित में से 4 से कम इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो क्या कहलाता है भाई, चालक कहलाता है। तो इसका ध्यान रखना क्योंकि यहां से पहले क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो 4 से कम यही तो आ गए, 3, 2 और 1। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कण किसी धात्विक सुचालक में विद्युत वाहक का कार्य करता है। कौन सा कण किसी धात्विक सुचालक में विद्युत वाहक का कार्य करता है। तो केवल इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही होगा, केवल आयन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स और डिफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स और आयन ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे,
हमारा ए ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। तो केवल इलेक्ट्रॉन किसी धात्विक सुचालक में विद्युत वाहक का कार्य करता है और इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गतियां विद्यमान होती है। तो एक गति कौन सी होती है भाई? चक्रण गति। कौन सी गति होती है? चक्रण गति होती है। और दूसरी गति कौन सी होती है? दूसरी गति होती है कक्षीय। कक्षीय गति होती है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कंडक्टर यानी चालक से 18 एम्पीयर की धारा आधे मिनट के लिए बहती है। उतने समय में कंडक्टर के भीतर बहा कुल आवेश क्या होगा? आवेश अपने को बताना है भाई। क्या बताना है? आवेश। अब देखो आवेश बराबर क्या होता है? आवेश बराबर क्या होता है? तो धारा इंटू क्या होता है? समय होता है। धारा इंटू क्या होता है? समय होता है। अब यहां पे जो आवेश है यानी चार्ज, इसका मतलब हो गया Q। जो धारा है इसका मतलब क्या हो गया भाई? I हो गया। और जो समय है इसका मतलब क्या हो गया? T हो गया। तो Q बराबर I इंटू क्या होगा? T होगा। अब इसमें देखो जो I का मान है यानी जो धारा का मान है वो कितना दिया? इसमें 18 एम्पियर दिया है। कितना दिया? 18 एम्पियर। और जो समय है यानी जो T है वो कितना दिया है? 30 सेकंड दिया है। और चालक का आवेश यानी हमें Q क्या करना है भाई? ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे Q बराबर क्या होगा? तो Q बराबर धारा कितनी है? 18। और T कितना है? तो T है हमारे पास में 30 है। तो Q बराबर क्या होगा? तो Q बराबर हो जाएगा 540। अब 540 क्या होगा भाई? कूलाम होगा। ठीक है, क्योंकि क्या बताना था अपने को? आवेश बताना था। आवेश का मतलब क्या हो गया? चार्ज हो गया। और आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई? कूलाम होता है। और कूलाम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? C होता है। इसीलिए यहाँ पे 540 हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? C वाला हमारा बिल्कुल सही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निरपेक्ष वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? निरपेक्ष वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? अब यहां पे ए ऑप्शन है जूल प्रति कूलाम नहीं होगा, न्यूटन मीटर भी नहीं होगा, फेरड प्रति मीटर सही हो जाएगा, फेरड प्रति कूलाम भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फेरड प्रति मीटर यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वोल्टता लगने पर विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव से तक होता है। तो बताओ ए ऑप्शन है हमारा धनात्मक से ऋणात्मक, ऋणात्मक या फिर धनात्मक, उत्तर या फिर दक्षिण, पश्चिम या फिर पूर्व। तो यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? तो यहां पे हमारा बताओ कौन सा सही होगा? यहां पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? वोल्टता लगने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव धनात्मक से क्या होती है? ऋणात्मक होती है। यानी हमारा ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है? धनात्मक से ऋणात्मक यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि एक कूलाम के दो समान आवेश 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में लगने वाले स्थिर विद्युत बल का मान क्या होगा? यह हमें बताना है। अब देखो F बराबर होता हमारे पास में, देखो F बराबर होता है K Q1 Q2 बटे में क्या हो जाएगा? R स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे जो K है, K जो होता है, इस K का मान क्या होगा? तो K का जो मान होगा यहां पे देखो 9.0 गुणा क्या होगा? 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर।
ये मामला इसका हो गया। अब देखो Q1 बराबर क्या होगा Q2, Q1 बराबर क्या होगा Q2 बराबर क्या होगा 1 कूलाम, क्या होगा 1 कूलाम, और R का मान जो है वो क्या है यहाँ पे 1 मीटर, यही होगा। तो F बराबर क्या होगा, F बराबर हमारे पास में हो जाएगा तो 9 गुणा में क्या होगा 10 की पावर 9, गुणा में क्या हो जाएगा 1, और फिर यहाँ पे गुणा में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो F का मान आएगा हमारे पास में वो आ जाएगा हमारे पास में 9 गुणा कितना होगा 10 की पावर 9 हो जाएगा। और किस में आएगा भाई, न्यूटन में आएगा, क्योंकि F का मतलब क्या है फोर्स यानी बल, बल का मात्रक जो होगा क्या होगा न्यूटन होगा भाई। तो 9 गुणा 10 की पावर 9, बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी वाला बिल्कुल सही करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1 सेकंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पियर धारा को क्या कहा जाता है, 1 सेकंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पियर धारा को क्या कहा जाता है, कूलम्ब या फिर ओम या फिर एम्पियर या फिर वोल्ट। ठीक है, तो वोल्ट नहीं होगा, ओम नहीं होगा, एम्पियर भी नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो जो ओम है, ओम जो है ये इसका किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का, यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है। उसके बाद में है यहाँ पे वोल्ट, तो एक होता है विभव, एक होता है विभवांतर, और एक होता है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। तीनों की जो इकाई होती है, तीनों का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई, वोल्ट होता है। उसके बाद में है यहाँ पे एम्पियर, एम्पियर जो है किसका मात्रक होता है, धारा का होता है। ठीक है, क्या होता है धारा का। और कूलम्ब जो होता है ये किसका होता है भाई, आवेश का होता है। आवेश का मतलब क्या होता है, चार्ज होता है, यानी चार्ज का जो चार्ज की यूनिट होती है क्या होती है, कूलम्ब होती है। अब देखो जो धारा होती है I बराबर क्या होता है Q बटा T होता है। ठीक है, अब जो Q होता है तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है I इंटू क्या होता है T होता है। अब यहाँ पे जो Q है यानी आवेश है, इसका जो मात्रक होता है क्या होता है भाई, कूलम्ब होता है, क्या होता है कूलम्ब या फिर कूलाम होता है, बराबर यहाँ पे जो धारा होता है इसका मात्रक क्या होता है भाई, एम्पियर होता है, और जो T होता है इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कूलम्ब। तो 1 सेकंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पियर धारा को क्या कहा जाता है, 1 कूलम्ब कहा जाता है। और आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। यहां पे है Q, विद्युत की मात्रा जानने का सूत्र क्या होता है, किसके लिए पूछा है, Q के लिए पूछा है। अब अभी मैंने आपको बताया था कि Q बराबर क्या होता है, Q का मतलब क्या होता है, Q का मतलब होता है आवेश होता है, क्या होता है आवेश, आवेश बराबर, आवेश बराबर क्या होता है, तो I इंटू क्या होता है T होता है, यानी धारा, और यहां पे गुणा, यहां पे हो जाएगा समय, क्या हो जाएगा यहाँ पे समय हो जाएगा। तो यहां पे पूछा है Q विद्युत की मात्रा जानने का सूत्र क्या होता है, तो Q बराबर I इंटू टी, यानी कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, धारा इंटू समय। तो धारा इंटू क्या हो जाएगा समय, और Q के लिए पूछा है तो Q का मतलब क्या होता है भाई, आवेश होता है, यानी इसका जो प्रतीक होता है क्या होता है भाई, Q होता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है वैद्युत आवेश की एसआई इकाई या फिर मात्रक क्या होता है, वैद्युत आवेश, तो आवेश के लिए पूछा है, आवेश का होता है कूलाम होता है, क्या होता है कूलाम होता है, और इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है भाई, सी होता है। एम्पियर, ए ऑप्शन क्या है एम्पियर, एम्पियर का प्रतीक क्या होता है, ए होता है,
और एम्पीयर जो है ये किसका मात्रक होता है, ये होता है विद्युत धारा का। किसका होता है? विद्युत धारा का, यानी करंट। यानी करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पीयर होती है। वाट किसकी होती है? तो वाट होती है शक्ति की, यानी पावर की। किसकी होती है? शक्ति की, यानी पावर की। और वोल्ट किसका होता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक होता है विभवांतर, देखो विभव, फिर मैंने बताया था कि विभवांतर, और एक बताया था मैंने विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, तीनों की इकाई क्या होती है भाई? वोल्ट होती है। चारों ऑप्शन का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, और मैंने बता दिया यहाँ पे। देखो एम्पियर किसका होता है? धारा का। वाट किसका होता है? शक्ति का। वोल्ट किसका होता है? इन तीनों का होता है। और कूलाम किसका होता है? तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है आवेश के लिए, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। 1 एम्पियर घंटा, एम्पियर हावर, इनमें से किसके बराबर है? 1 एम्पियर घंटे के लिए पूछा है। अब देखो Q बराबर क्या होता है? तो Q बराबर होता है I इंटू क्या होता है भाई? T होता है। क्या होता है? Q बराबर I इंटू टी, यानी आवेश बराबर धारा गुणा क्या होता है? समय होता है। अब यहां पे जो Q है यानी आवेश है, इसका मात्रा क्या होता है? कूलम होता है। अब यहां पे पूछा है 1 एम्पियर घंटा, क्या पूछा है? एम्पियर घंटा। तो एम्पियर, एम्पियर इंटू घंटा यानी हावर, ठीक है, बराबर क्या होगा? तो 1 घंटा, 1 घंटे में जो मिनट होती है कितनी होती है भाई? 60 होती है। और 1 मिनट में जो सेकंड होते हैं वो कितने होते हैं? 60 होते हैं। तो बराबर में दोनों को हम क्या करेंगे? यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3600। क्या हो जाएगा? 3600। अब 3600 क्या होगा भाई? गुलाम होगा। 3600 क्या होगा? गुलाम होगा। 3600 हमारे बताओ कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूछा क्या था कि 1 एम्पियर घंटा इनमें से किसके बराबर होता है? 3600 गुलाम। यानी 1 घंटे में जो सेकंड होती है कितनी होती है? 3600 होती है। तो गुलाम यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है 660 जूल कार्य करने के लिए 110 वोल्ट के विभवांतर वाले बैटरी द्वारा कितना चार्ज दिया जाना चाहिए? कितना चार्ज? अब चार्ज है, चार्ज का मतलब क्या हो गया भाई? आवेश हो गया। क्या हो गया? आवेश, यानी Q। प्रतीक क्या होता है इसका? Q होता है। और इसका जो मात्रक यूनिट होती है वो क्या होती है भाई? कूलम होती है। अब इसमें देखो कार्य, कार्य का मतलब क्या हो गया? वर्क यानी W। अब W का जो मान है इसमें कितना दिया है? 660। 660 क्या दिया है इसमें? जूल दिया है अभी, जूल ही होगा। उसके बाद में जो विभव है, विभव कितना है यानी V, तो इसमें दिया 110 वोल्ट दिया है, 110 वोल्ट। आवेश हमें, यानी आवेश का मतलब चार्ज, तो चार्ज हमें क्या करना है? इसमें ज्ञात करना है। तो विभव बराबर क्या होता है? विभव बराबर होता है कार्य बटा समय होता है। कार्य बटा क्या होता है? समय होता है। और आवेश बराबर क्या होता है? आवेश बराबर कार्य बटा विभव होता है। कार्य बटा विभव, ठीक है। अब इसमें जो कार्य है इसका मान कितना है? 660, 660। और जो विभव है, विभव का मान कितना है भाई? 110 वोल्ट, ठीक है। तो 10 से 10 को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 6। तो 6 क्या होगा? गुलाम होगा भाई। क्या हो जाएगा? 6 गुलाम। यानी बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्थैतिक बिजली का उत्पादन किस कारण से होता है? स्थैतिक बिजली यानी जो
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका जो उत्पादन होता है किसके कारण होता है? घर्षण के कारण होता है। किसके कारण होता है? घर्षण के कारण, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। पूछे जो स्थिर विद्युत होती है, स्थिर विद्युत या फिर स्थिर आवेश, अब इसके लिए पूछे आपको खोज के लिए या किसने बताया था, तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था भाई थेल्स। ठीक है, किसने बताया था? थेल्स ने बताया था। इन्होंने बताया कि कहरवा या फिर अंबर की छड़ या पदार्थ को रेशम से रगड़ने पर छोटे छोटे कण इसकी तरफ क्या होते हैं भाई? आकर्षित होते हैं। कहरवा या फिर अंबर की छड़ या फिर पदार्थ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छोटे छोटे कण इसकी तरफ क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर कांच की छड़ को एक सेकंड भाई, कांच की छड़ को किससे भाई? रेशम या फिर सिल्क से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ जो होती है वो क्या होती है? तो धनावेश क्या होती है? धनावेशित हो जाती है। और जो रेशम या फिर सिल्क होता है ये क्या हो जाता है भाई? ऋणावेश हो जाता है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर पूछा जाता है कि अगर बिल्ली की खाल को किससे? एबोनाइट की छड़ से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की जो छड़ होती है वो क्या हो जाती है भाई? ऋणावेशित हो जाती है। और जो बिल्ली की खाल होती है वो क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऊनी वस्त्र होता है, ऊनी वस्त्र को किससे रगड़ा जाए? प्लास्टिक की छड़ है ना, प्लास्टिक की छड़ से रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक की छड़ जो होती है वो क्या हो जाती है? नेगेटिव। और जो ऊनी वस्त्र होता है वो क्या हो जाता है? धनावेश यानी पॉजिटिव हो जाता है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो उसके बाद में करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। तो यहां पे स्थैतिक बिजली का उत्पादन किस कारण से होता है भाई? घर्षण के द्वारा। तो यानी कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म यानी किस प्रकार की विद्युत पैदा होती है यानी उत्पन्न होती है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तो किस प्रकार की जो विद्युत होती है वो उत्पन्न होती है। तो स्थिर प्रकार की यानी स्थैतिक हो जाएगा, यानी हमारा बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। चलो, अगर एक कांच की छड़ और रेशम के कपड़े के टुकड़े को एक साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ को रेशम
के कपड़े में हस्तांतरित करती है, हस्तांतरित करती है, तो प्रोटॉन को नहीं, न्यूट्रॉन को नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही होगा, पॉजिट्रॉन भी नहीं होगा। ठीक है, यानी एक कांच की छड़ को और रेशम के कपड़े को एक साथ रगड़ा जाता है, तो जो कांच की छड़ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस पर जाएंगे, वे रेशम पे जाएगा। ठीक है, रेशम के कपड़े पर जाएगा, तो क्या जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कूलम्ब किसके बराबर है। एक कूलम्ब जो है वो किसके बराबर है, तो एक कूलम्ब जो है किसके लिए पूछा है, एक कूलम्ब के लिए पूछा है। चलो देखो करते हैं सॉल्व। इसमें पूछा है एक कूलम्ब किसके बराबर है, या एक कूलम्ब में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। अब इलेक्ट्रॉन का ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, Q बराबर N इंटू क्या होता है, E होता है। अब यहां से हमें ज्ञात क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, यानी हमें N ज्ञात करना है। तो N बराबर क्या होता है, Q बटा क्या होता है, E होता है। अब यहाँ पे जो कूलम्ब है कितना है, तो यहाँ पे बोला इसमें एक, तो यहाँ पे एक कूलम्ब बटा जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है कितना होता है, तो 1.6 गुणा 10 की घात कितना होता है, माइनस का 19 होता है। अब यहाँ पे जो ये 10 की घात माइनस का 19 है, नीचे से ऊपर भेजेंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। अब संख्या अपने पास में क्या बची है, 1/1.6। अब 1.6 का भाग 1 में देंगे तो यहाँ पे इसमें नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 10 की पावर 19 है, तो एक जीरो इधर से उधार लेंगे, तो यहाँ 19 की जगह क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से 1.6 का ये पॉइंट हटा देंगे, तो यहाँ पे एक जीरो और लग जाएगी। अब जो संख्या हमारे पास में वही है 100 बटा क्या हो गया हमारे पास में 16, तो 100 बटा क्या हो गया हमारे पास में 16। अब 16 का भाग इसमें 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 6 बार। कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कि 16 की चिन्ह में पीछे बचा 4, तो 4 बटा कितना हो गया 16। 16 का भाग इसमें नहीं जा रहा, तो यहाँ पे लगाएंगे हम पॉइंट, उसके बाद में यहाँ पे हम जीरो लगा सकते हैं। अब 40 हो गया, 16 का भाग 40 में देंगे कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार जाएगा। 16 दूनी 32, पीछे बचा 8, नहीं जा रहा है तो यहाँ पे लगाएंगे जीरो। ठीक है, तो अपने पास में नीचे 16 हो जाएगा। तो 16 का भाग 80 में देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 6.25। ठीक है, 6.25 गुणा 10 की घात 18। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जब भी पूछे आपको एक कूलाम के लिए पूछे कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, या तो ये बता देना है अगर ए के लिए पूछे तो। अगर ये नहीं मिले तो 6.24 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। अगर ये भी नहीं मिले तो फिर आपको बताना है 0.625 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। और ये भी नहीं मिले तो आपको बताना है 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर पूछे एक कूलाम के लिए पूछे तो आपको यह बता देना है। ठीक है, एक कूलाम का अगर पूछेगा तो इनसे बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखना। निकालते कैसे हैं तो मैंने आपको निकाल के बता दिया है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेशों के बीच बल हेतु कूलम्ब का नियम से सर्वाधिक समान है। यानी विद्युत आवेशों के बीच बल हेतु कूलम्ब का जो नियम होता है वो किसके नियम के समान होता है, तो न्यूटन के गुरुत्व। तो यानी यहां पे होएगा भाई डी ऑप्शन होएगा हमारा। कौन सा होगा, डी ऑप्शन। तो न्यूटन के गुरुत्व का नियम जो होता है, कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे न्यूटन का जो गुरुत्व का नियम है उसके समान होता है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। एक बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में, एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र यानी ई इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना उपयोग करके की जा सकती है। किसका उपयोग यानी किसका नियम यहां पे लागू होगा? तो गॉस का नियम नहीं होगा, कूलम का नियम बिल्कुल सही हो जाएगा, एम्पियर का नियम नहीं होगा, मैक्सवेल का नियम ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? कूलम का नियम यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है, या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? तो 1.602 गुणा 10 की घात कितने जूल भाई? -19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए पूछे तो आपको ये बता देना है। तो यहाँ पे बताओ हमारा कौन सा होगा? यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं भाई। तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है? तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है? तो परमाणु, नाभिक, अणु या फिर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन सही हो जाएगा। ठीक है, तत्व के सबसे छोटे कण को, तो देखो सबसे भारी क्या होता है? पदार्थ, उससे छोटा क्या होता है? अणु, उससे छोटा क्या होता है? परमाणु, परमाणु से छोटा क्या होता है? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से छोटा क्या होता है? प्रोटॉन, और प्रोटॉन से भी छोटा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो सबसे छोटा कण या सबसे हल्का कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किसी परमाणु के केंद्रक में क्या होता है? किसी परमाणु के केंद्रक में क्या होता है? देखो परमाणु का ये होता है नाभिक, इसमें होता है एक तो प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, और ये इसकी क्या होती है? वो कक्षाएं होती है। क्या होती है? कक्षाएं होती है। इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? वे दीर्घवृत्ताकार घेरे में चक्कर लगाता है। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार यानी ये हमारा नाभिक हो गया। नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है इन कक्षाओं में चक्कर लगाता है, दीर्घवृत्ताकार घेरे में चक्कर लगाता है। ठीक है, तो यहां पे पूछा है किसी परमाणु के केंद्रक, केंद्रक का मतलब क्या हो गया? तो केंद्रक के लिए बोला है, केंद्र का मतलब हो गया भाई नाभिक। तो नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे बताओ हमारा कौन सा सही होगा? देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं होगा, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का सबसे हल्का कण होता है? देखो अभी मैंने आपको बताया था कि पूछे सबसे छोटा या फिर सबसे हल्का कण कौन सा होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, आवेश पूछता है, तो इसका आवेश कैसा होता है भाई? ऋणावेश होता है। क्या होता है? ऋणावेश होता है, और इसका जो मान होता है कितना होता है? तो -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम होता है। अगर ये नहीं मिले तो -1.602 गुणा 10 की घात कितना होता है? -19 होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे है प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो आवेश होता है पॉजिटिव होता है, यानी धनावेश होता है। इसका जो मान होता है वो +1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम होता है। अगर ये नहीं मिले तो +1.602 गुणा 10 की घात माइनस का कितना होता है भाई? 19 कूलम होता है। उसके बाद में यहाँ पे है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है क्या होता है भाई? उदासीन होता है, उदासीन होता है, यानी न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है।
आयन जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक धन आयन होता है और दूसरा ऋण आयन होता है। क्लियर है? यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी परमाणु का द्रव्यमान माना जाता है, किसी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो माना जाता है। अब यहाँ पे ए ऑप्शन देखते हैं। देखो, सिर्फ न्यूट्रॉनों का भार, इलेक्ट्रॉनों का भार, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का भार, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का भार। तो यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भार हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भार, यानी कौन सा होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा भाई यहाँ पे, है ना। क्या पूछा है? परमाणु का द्रव्यमान पूछा है, तो द्रव्यमान में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का भार, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। अब न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है उदासीन होता है, यानी न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है, शून्य होता है। तो यानी हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जो धनात्मक होता है, धनात्मक किस पे होता है भाई? प्रोटॉन पे होता है, अभी मैंने आपको बताया था। उसके बाद में जो ऋणात्मक होता है ये किस पे होता है भाई? ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रॉन पर होता है। और जो शून्य आवेश होता है ये किसका होता है? ये किसका होता है भाई? इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है। और शून्य किसका होता है भाई? ये होता है न्यूट्रॉन का। तो ये क्वेश्चन में पूछा है, हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। वैद्युत उदासीन परमाणु के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है? वैद्युत उदासीन परमाणु, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, इनमें फोटोन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, तो हमारा ए नहीं होगा। इनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है बराबर होती है, बिल्कुल सही हो जाएगा बी वाला। इनमें न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, यह भी नहीं होगा। इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, यह भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन सही होगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो क्या होती है? बराबर होती है, यानी हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प परमाणु का केंद्रीय भाग है? परमाणु का केंद्रीय भाग, तो ए ऑप्शन है यहाँ पे न्यूट्रॉन, नाभिक, प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है केंद्रीय। अब केंद्रीय का मतलब क्या हो गया? देखो, ये होता है हमारे पास में परमाणु, ये होता है परमाणु का केंद्रीय भाग। तो इसमें होता है एक प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। तो ये जो परमाणु का केंद्रीय भाग होता है इसे क्या कहते हैं भाई? इसको बोलते हैं नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। नाभिक बोलो चाहे केंद्रक बोलो। तो यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? सी वाला हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे, नाभिक, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आधुनिक इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तीन तत्वों में से किसको निरावेशी माना जाता है? यानी इसमें कोई आवेश नहीं होता है। देखो, जिसमें कोई आवेश नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन, यानी हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निरावेशित माना जाता है, यानी जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, जिस पर शून्य आवेश होता है या फिर उदासीन होता है, वो क्या कहलाता है? न्यूट्रॉन कहलाता है, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है क्या होती है भाई? बराबर होती है, यानी हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो होती है क्या होती है? बराबर होती है, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। किसी भी परमाणु के सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है, 18 या फिर 8 या फिर 2 होती है? 2 हो जाएगा भाई, 2, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
देखो ये परमाणु का क्या होता है, नाभिक होता है, इसमें एक प्रोटॉन होता है, दूसरा न्यूट्रॉन होता है, और इसमें ये वाली क्या होती है, वे कक्षाएं होती है। अब ये होती है पहली कक्षा यानी के कक्षा, ये होती है दूसरी कक्षा यानी एल कक्षा, ये होती है इसमें तीसरी कक्षा यानी एम कक्षा, और ये होती है इसमें एन कक्षा। ठीक है, तो ये होती है इसमें पहली कक्षा, ये होती है दूसरी कक्षा, ये होती है तीसरी कक्षा, और ये होती है इसमें चौथा सेल होता है। अब जो के सेल होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2। जो एल होती है इसमें कितनी होती है, 8। जो एम होती है इसमें कितनी होती है, 18। और जो एन होता है इसमें कितना होता है भाई, 32 होता है। तो पूछा किसके लिए है, के लिए पूछा है, तो के में कितना होगा भाई, 2। ठीक है, के सेल के लिए पूछा है तो के में कितना होता है, 2 होता है, यानी हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और इनको जो ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो क्या होता है, 2n² होता है। ठीक है, इसका भी ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक परमाणु की प्रत्येक कक्षा में अनुमत इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है जहां n क्रमांकित कक्षा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि परमाणु में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र होता है 2n² होता है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। दो धनात्मक आवेशों को परस्पर निकट रखे जाने पर वे एक दूसरे को क्या करेंगे। दो धनात्मक आवेश, दो धनात्मक आवेश का मतलब यह है, धनात्मक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, और साइन क्या होता है इसका, प्लस। यानी दो धनात्मक आवेशों को परस्पर निकट रखे जाने पर वो एक दूसरे को क्या करेंगे। तो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण, क्या करते हैं, प्रतिकर्षण। और असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षण। तो यहां पे दो धनात्मक आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, तो यहां पे करेंगे भाई प्रतिकर्षण, यानी कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन। चलो